सब कुछ तय है यहाँ पे, सब कुछ तय था। सीता के हरण से लेके लंका के दहन तक, द्रौपदी के तिरस्कार से लेके कौरवों की हार तक, सब कुछ तो तय था। ऊपर वाले ने हमारे लिए सब कुछ तय करके छोड़ा है। हमारे हिस्से का बादल हमारे हिस्से में बरसेगा, हमारे हिस्से का सूरज हमारे हिस्से की रोशनी देगा, हमारे हिस्से का सिक्का हमारे हक में बोलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ के लोगों को यही नहीं पता कि हमारा बादल, हमारा सूरज, हमारा सिक्का कहाँ है। इसीलिए बोलता हूँ कि हवा का रुख मोड़ते चलो, मुट्ठी में रोशनी बटोरते चलो, अपना सिक्का उछालते चलो, बिना रुके बिना थके, क्योंकि सब कुछ तय है। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे यार मैटर इन अवर सराउंडिंग का 4th लेक्चर। हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर चुका था। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस। इसके बाद हमने ये देखा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैसे होते हैं, कि अपन टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉलिड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर फॉल करते हैं तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इसके बारे में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका था। जो बच्चे वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं या एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं, वो उन्हें कंप्लीट करके आए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग में डिस्कस कर रहे होंगे यार इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैसियस में, तो उसमें कौन कौन सा इम्पैक्ट शो होता है, उन सब के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेशर है क्या, तो प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, कि हम कितने पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक अपनी जगह रही। हम यहां देखेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जिसमें अपन देख रहे होंगे क्या, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि अगर हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये देख चुके थे कि कैसे कैसे तीनों स्टेट लाया करते हैं। सॉलिड में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस कैसे होता है और इंटर पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, लिक्विड में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस कैसा होता है और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कैसे होता है, साथ में गैस में भी ये कैसे होता है। इन सब बारे में आपने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो तक। इज ड्यू टू व्हाट, the difference in the size of distance in the sense interparticle का distance कितना ज़्यादा है, and the magnitude of force of attraction between constituents particle, कि उनके particles के बीच में force of attraction कितना है। अब अगर हम बात करें प्रेशर का, तो the interparticle distance are the largest and interparticle force of attraction are the weakest इन गैसियस। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा था। द इंटर पार्टिकल आर समवॉट शॉर्टर एंड इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन आर समवॉट स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड। हम देखते हैं कि लिक्विड में थोड़ा इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू गैसेस थोड़ा वेरी करता है। क्या होता है, तो इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल थोड़ा क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर होता है। तो गैसियस से मैटर किस स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड में। वाइल इन सॉलिड द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर शॉर्टेस्ट एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। Thus, to convert a gas into a liquid or to convert a liquid into solid, the interparticle distance must be decreased and the interparticle force of attraction must be made stronger. This can be done following ways. तो सारी कहानी किस बात की है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
सारी कहानी इस बात की है बेटा कि स्टेट्स ऑफ मैटर किस किस फॉर्म में चेंज होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सिलेबस में गिवन है। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तुम जानते हो कि गैसियस में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वीकर होता है या वीकेस्ट होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद लिक्विड में अगर हम देखें तो इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट होता है, मतलब कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे पार्टिकल्स थोड़े अमाउंट में पास पास आते हैं और वो गैस से किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। इसके बाद अगर मैं लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने की कोशिश करूं तो हमको इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस और छोटा करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट करना पड़ेगा, और क्या बेटा, इंटर पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्गेस्ट करना पड़ेगा। जब अपन ये कर लेंगे तो हम देखेंगे कि लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। तो इन प्रोसेस को करने के हमारे पास कुछ वे हैं। उन वे के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहला डाटा है बेटा क्या, बाय अप्लाइंग प्रेशर, कि अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो हमारा जो भी गोल है वो अचीव हो जाएगा। सेकंड, बाय लोअरिंग टेम्परेचर, जब अपन टेम्परेचर लो करते हैं तो इंटर पार्टिकल्स या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डाउन होती है। काइनेटिक एनर्जी डाउन होती है तो वो मूव करने में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, और जब स्लो हो जाते हैं और उस टाइम पे उनका इंटर पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पास पास आ जाते हैं, और उस कंडीशन में कोई गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। फर्दर अपन टेम्परेचर को और लो करते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो वो फ्रीज होके सॉलिड बन जाता है। थर्ड, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाट द फैक्टर्स, बोथ फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव, कि अपन दोनों फैक्टर्स, अपन प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, अपन टेम्परेचर भी अप्लाई करेंगे या लो करेंगे, तो अपन क्या होगा, देखेंगे कि हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर का कन्वर्जन है उसका रेट और फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे होंगे कि किस किस तरीके से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे और दोनों फैक्टर्स के साथ खेलेंगे। अगर मैं लेक्चर में आगे बढ़ूं तो यहाँ हम देखेंगे पहला टॉपिक बाय अप्लाइंग प्रेशर, कि अपन प्रेशर अप्लाई कैसे करेंगे। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे लाइक दिस। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे बेटा, कंटेनर में अपन गैस फिल करेंगे, क्या, गैस पार्टिकल, एक किस में, सिलेंडर में, और विद द हेल्प ऑफ पिस्टन हम उसको ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे बेटा तो वो कंटेनर में गैस के पार्टिकल कंप्रेस होंगे, क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। जब कंप्रेस होंगे तो हमको अब इतने जगह में गैस के पार्टिकल्स को रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 ये आपस में इनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। फर्दर और अपन कंप्रेस करेंगे तो वो प्रॉपर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इसके बीच का मैकेनिज्म क्या होता है या कैसे होता है, तो एक ऐसा लेट सपोज कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स ऐसे फैले हुए हैं। यहाँ से अपन क्या करते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ पिस्टन अपन कंप्रेस करते हैं, तो एक टाइम के बाद पिस्टन यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे रहे पार्टिकल सबको इस अंदर में अपना प्लेस फॉर्म करना होता है। तब हम देखेंगे कि पहले इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस जितना दूर दूर था, अब इंटर पार्टिकल्स को पास पास आना पड़ रहा है, और इस कंडीशन में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो सेकंड स्टेट बनता है ये, कि अब हमारे पास पार्टिकल्स क्लोज हो गए हैं, और अपन हम पिस्टन के हेल्प से फर्दर और क्या करते हैं बेटा, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और कंप्रेस करते हैं। तो एक कंडीशन आता है जब वो गैस के पार्टिकल्स प्रॉपर पास पास आ जाते हैं, मतलब इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट लिक्विड लेवल का हो जाता है, तो वो चेंज हो जाता है किससे, फ्रॉम गैसियस स्टेट टू
लिक्विड स्टेट। हम ये देख रहे होंगे कि सिलेंडर पिस्टन के हेल्प से हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है कौन, गैस। देन टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद द पिस्टन। हम एक पिस्टन के हेल्प वाला सिलेंडर लेंगे जिसमें कुछ वॉल्यूम का गैस लेंगे। नाउ कंप्रेस द गैस बाय पुशिंग इन द पिस्टन। अपन पिस्टन में फोर्स अप्लाई करके गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। इफ इनफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द पिस्टन द गैस कंप्रेसेस टू स्मॉल वॉल्यूम। पहले वो किसी बड़े एरिया में हुआ करता था, अब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें प्रेशर अप्लाई किया। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस डिक्रीजेस एंड द गैस पार्टिकल्स कम सो क्लोज दैट दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग वन अनदर। उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं टू फॉर्म अ लिक्विड। इन अदर वर्ड्स द गैस गेट्स लिक्विडिफाइड और डिफाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। हम ये देख रहे होंगे कि एक सिलेंडर में जिसमें पिस्टन हो, हम कुछ वॉल्यूम का क्या ले लेंगे, गैस ले लेंगे, और उसमें प्रॉपर मैनर में विद द हेल्प ऑफ पिस्टन अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। जिससे क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स में प्रेशर अप्लाई होगा, जिससे गैस के पार्टिकल्स आपस में क्लोज आएंगे। जब क्लोज आएंगे उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी शो करेंगे लिक्विड का, और गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो लिक्विडिफाई हो जाएगा। कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। सेम थिंग अपन यहाँ देखेंगे कि अगर उसमें बाय लोअरिंग टेम्परेचर देखेंगे कि अपन टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, तो भी हमारे पास ये देखने को मिलेगा कि इफ़ वी कूल द गैस, गैस को हम कूल करेंगे तो जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? डिक्रीज। मैं बताया था जब अपन टेम्परेचर अप करते हैं तो पार्टिकल्स को मिलता है काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो सारे पॉसिबल मैनर में मूव करने लगते हैं। जैसे कि एक सॉलिड आइस में हम टेम्परेचर सराउंडिंग से राइज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो वो पहले सारे पॉसिबल मैनर में मूव करने लगेंगे, जिससे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और वो बन जाएगा लिक्विड। कंसेक्यूटिव मैनर में अगर हम टेम्परेचर देते रहेंगे तो उस टेम्परेचर से वो फिर क्या हो जाएगा, तो वो गैस बन जाएगा और वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एंड द पार्टिकल्स स्लो डाउन, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो स्लो हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस डिक्रीजेस। धीरे धीरे गैस के इंटर पार्टिकल के डिस्टेंस डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाती है। एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पास पास आ जाते हैं ना, डिस्टेंस कम होगा, तुम किसी के पास पास रहने लगोगे तो तुम्हारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा भाई। तो विच पुल्स द गैस पार्टिकल्स क्लोज टू फॉर्म लिक्विड। उसमें क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स लो टेम्परेचर करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने से क्या होगा, तो हम देखेंगे कि धीरे 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 गैस के पार्टिकल पास आने लगेंगे। गैस के पार्टिकल पास आने लगेंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? लिक्विड में। तो हम यहां देखेंगे फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज एविडेंट दैट द गैस कैन बी लिक्विडिफाई आइदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। हम दो तरीके से गैस को लिक्विडिफाई कर सकते हैं, या तो अपन प्रेशर अप्लाई करें या तो अपन क्या करें, तो टेम्परेचर को लो अमाउंट में कर दें। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ केसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कभी कभार ऐसे होगा कि हम प्रेशर भी अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर भी। दीज फैक्टर्स इज यूज्ड टू लिक्विफाई द गैसेस। If the pressure on the liquefied gas is further increased and the temperature is further lowered, the liquefied gas may be changed into the solid state.
क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। होगा क्या, अपन क्या करेंगे, तो एक कंटेनर ले लेते हैं, कलर कुछ और में ज़्यादा बेटर लगेगा, एक इस तरीके का कंटेनर ले लेते हैं, है ना, और कंटेनर को कंटेनर में फिल कर लेते हैं। वेट अ मिनट, हाँ, अपन एक कंटेनर में एक पिस्टन, और पिस्टन के अंदर हमारे पास है गैस के पार्टिकल्स। इन गैस के पार्टिकल्स में हम लगाएंगे बेटा क्या, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। जब ये पिस्टन कंप्रेस होके यहाँ कहीं आ जाएगा तो इन सारे पार्टिकल्स को भी यहाँ कहीं आना पड़ेगा। साथ में सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर हम डाउन कर देंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो भी हो जाएगी डिक्रीज, और डिक्रीज हो जाने पे ये हो जाएंगे स्लो, और स्लो होने पे इनका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। फर्दर अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे और पिस्टन को यहाँ कहीं ले आएंगे और टेम्परेचर और डाउन करेंगे तो देखेंगे कि लिक्विड से वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। तो दो तरीके हैं, पहला हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई में क्या होगा, एक कंटेनर में स्मॉल अमाउंट का या किसी भी वॉल्यूम का गैस ले लेंगे, पिस्टन के हेल्प से कंप्रेस करेंगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो वो पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के बाद क्या होगा, तो वो लिक्विडिफाई हो जाएंगे। फर्दर और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे लिक्विड के पार्टिकल्स और पास होते जाएंगे। पास होने से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो एक सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। सेकंड सेम कंडीशन है किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर लो करेंगे, एक गैस पार्टिकल्स का एक किसी भी कंटेनर पे ले लेंगे, उस पे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से वो स्लो डाउन हो जाएंगे। स्लो डाउन होने के बाद क्या होगा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो धीरे धीरे क्लोज आने लगेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर टेम्परेचर लो करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फिर डिक्रीज होगी, जिससे वो फिर स्लो हो जाएंगे, जिससे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर बढ़ जाएगा, जिनसे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के बाद वो और क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने के बाद वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है। फिर एक कंडीशन आता है जिसमें अपन दोनों फैक्टर यूज़ करते हैं, अपन प्रेशर भी अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को भी लो कर देते हैं। जब दोनों फैक्टर अप्लाई करते हैं तब तो मामला ही कुछ और हो जाएगा, है? समझ रहे हो? तुम सिर्फ स्कूल में पढ़ोगे तो कुछ होगा, तुम सिर्फ घर में पढ़ोगे तो भी कुछ होगा, बट तुम स्कूल में भी पढ़ोगे, तुम घर में भी पढ़ोगे, तुम अपने से भी पढ़ोगे, तुम टीचर से भी पढ़ोगे, फिर जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो तो अनदर लेवल होगा ना भाई। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर को अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और ये देख रहे होंगे कि फिर कैसा कैसा चेंज होता है। इस तरीके से हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में स्टडी किया कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर से स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होते हैं। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखूं तो टॉपिक है बेटा इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, समझते हैं। तो जनरली समर सीजन में तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के पॉन्ड सूखने लगते हैं, तालाब सूखने लगते हैं, कुआं सूखने लगता है, या तुम रूफ टॉप पे या फर्श में पानी वानी डाल दोगे तो वो जल्दी से सूख जाता है। या तुम देखोगे तो रेनी सीजन में तुम्हारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते
जबकि समर सीजन में तुम्हारे कपड़े जल्दी सूखने लगते हैं। या और कई सर्टन फेनोमेना तुम देखोगे तो वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ इवेपोरेशन हो रहा है। क्या? द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इन द सेंस जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे तो वाटर बॉईल कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब वो क्या हो जाता है, वेपर बनता है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तुम ये फेनोमेना देखोगे कि तालाब वगैरह में क्या होता है, तो समर सीजन में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर होने के कारण वहाँ होता है इवेपोरेशन और पानी इवेपोरेट होने लगता है और इवेपोरेशन से वहाँ का वाटर लेवल कम हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पे तुम देखोगे कि जब टेम्परेचर, अब सन इतना टेम्परेचर तो प्रोवाइड नहीं करेगा कि वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, उतना में तो सब जल के मर जाएंगे। तो जब टेम्परेचर आता है तो यहाँ पानी वाटर वेपर बन के इवेपोरेट होने लगता है, जिससे वापस वो ऊपर जाता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फिर पानी नीचे आता है, फिर पानी ऊपर जाता है, फिर पानी नीचे आता है, जिसे अपन वाटर साइकिल पुकारते हैं। जितना इवेपोरेशन उतना प्रेसिपिटेशन, पानी यहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, वापस प्रेसिपिटेट होकर नीचे आएगा, वाटर वेपर बन के ऊपर, वापस प्रेसिपिटेट बन के नीचे। मतलब मामला सब कुछ तय है ना सर? ऐसा आप बोलना चाह रहे हो ना कि सब कुछ मामला तय है? हाँ, साइंस है भाई, ठीक है। वाटर यहाँ से नीचे जाता है, वहाँ से यहाँ से ऊपर जाता है, वहाँ से नीचे आता है। तो इस तरीके के फेनोमेना हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। देन होता कैसे है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन? ठीक है, ये इवेपोरेट होता है कि लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म शो होता है जिसके लिए ये ऐसा होता है? इस बात को अगर मैं डिस्कस करूं तो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन डायरेक्ट या डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब मूव क्यों नहीं करेंगे भाई, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है और डिस्टेंस भी प्रॉपर मैनर में है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स मुंह कान मारते रहते हैं इधर उधर, वो मूव करते रहते हैं, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर। अब भाई एक कंटेनर है, कंटेनर में तुम छोड़ दोगा तीन नहीं, थोड़ी ज़्यादा, एक छोटा मीडियम कंटेनर में या कार्टून में 15 मेंढक को छोड़ दो, बंद कर दो, जाहिर सी बात है वो 15 मेंढक एक दूसरे से टकराएंगे ही टकराएंगे। अब जब वो मेंढक टकराएंगे तो सेम थिंग लिक्विड का फेनोमेना तो हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन के लिए द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड। अब किसी से टकराओगे तो डिफरेंट स्पीड में फेंकाओगे। जैसे कि मम्मी पापा ये बोलते दिखना कि स्पीड में होगे तो चोट ज़्यादा लगती है। अब अगर तुम किसी से कोलाइड करोगे, सामने वाला बॉडी स्पीड है, तुम्हारी स्पीड स्लो भी है, तो तुम कहीं दूर फेंकाओगे, या दोनों स्पीड हो तो और ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट में तुम्हारा कोलिजन होगा, या दोनों स्लो भी हो तो एक दूसरे के साइड या दूर इधर अगल बगल कहीं तो तुम छिटकोगे ना भाई। तो वहाँ पे क्या होगा, उनका कोलिजन होने के बाद वो डिफरेंट स्पीड गेन करेंगे एंड दस हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोनों जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वो अनदर अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड मे बी सो हाई एंड दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होगा क्या, लिक्विड के पार्टिकल्स में होता क्या है बेटा, तो इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये तो जानते हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा कम होता है, तो वो आपस में मूव करते रहेंगे सारे पॉसिबल मैनर में। और जब मूव करेंगे तो तुम देखोगे कि उनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ड्यू टू दिस कोलिजन वो क्या करेंगे, उनका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो वो अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन होगा ना उसको ओवरकम कर जाएंगे, काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे बाय द नेबरिंग पार्टिकल, उसके आसपास के पार्टिकल से, एंड मे लीव द लिक्विड सरफेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। व्हाट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं तो यह किस तरीके से एक्सप्लेन होगा मैं बताता हूं, है ना। इसे मैं यहाँ रख देता हूं और बताता हूं यहाँ पे कि इवेपोरेशन होता कैसे है एक्चुअल में। यहाँ मैं बताता हूँ परपंच है भाई, देखो ना ये लिक्विड के पार्टिकल्स ले लेते हैं अपन। लिक्विड के पार्टिकल्स लेने के बाद तुम देखोगे कि वो एक दूसरे को कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हैं। ये पार्टिकल्स यहाँ कोलाइड, ये पार्टिकल्स यहाँ, ये सारे पॉसिबल मैनर में ना मूव करेंगे और इस मूव से वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो यहाँ तुम देखोगे कि इनका क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जब चेंज हो जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरकम करने लगेंगे और ओवरकम करने लगेंगे तो अपने पार्टिकल्स से सरफेस को छोड़ने लगेंगे और वो वाटर से क्या बन जाएगा बेटा, वाटर वेपर। तो यही फिनोमेना होता है कि किसी भी टेम्परेचर में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग से एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है और कोलाइड करते हैं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन होने से लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। और ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन के बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेशन की, कौन कौन से कंडीशन में ज़्यादा इवेपोरेट होता है, कौन कौन से कंडीशन में कम इवेपोरेट होता है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा फैक्टर्स या डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो आता है बेटा टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। कैसे इन सब पे डिपेंड करता है इसके बारे में अपन देखते हैं। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होगा, चेक करना ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर हाई होगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स वैसे भी मूव कर रहे हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर भी हाई होगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स को मिलेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जिससे वो और पॉसिबल मैनर में मूव करेंगे, और पॉसिबल मैनर में मूव करेंगे तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वाटर वेपर बन जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर में हाई इवेपोरेशन और लो टेम्परेचर में लो इवेपोरेशन।
सरफेस एरिया में कैसे डिपेंड करता है, तो तुम देखोगे कि वो वाला डांट तुम भी खाए होगे यार, नहा के निकलने के बाद टॉवेल को ऐसे कहीं पे फेंक देते हो, है ना। वैसे याद रहता है सुखाना है करके, बट कभी कभार ये इंसिडेंस हो जाता है, फिर घर वाले आके तरीके से डांटते हैं। या तुम ये देखोगे कि वेल मैनर में जब अपन क्लॉथ्स को फैला के सराउंडिंग में रखते हैं तो सरफेस एरिया बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो सारे पार्टिकल्स को क्या मिलेगा, सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगा, जिससे और काइनेटिक एनर्जी लेके वो जल्दी निकलेंगे। ऐसे में क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। पार्टिकल्स वैसे भी पास होंगे, पार्टिकल्स पास होने में उनको दूर करने में रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। ह्यूमिडिटी कैसे, ह्यूमिडिटी मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग, कि सराउंडिंग में कितना भभका हैगा। सीधा सा बात अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो कितना भभक रहा है, सराउंडिंग में कितना वाटर्स के वेपर तैर रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। तो अगर तुम देखोगे कि सराउंडिंग में पहले से ह्यूमिडिटी मौजूद है तो लिक्विड के पार्टिकल्स ह्यूमिडिटी मतलब और वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि रेनी सीजन्स में बरसात के महीनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो बरसात के महीनों में रिलेटिवली कपड़े लेट से सूखते हैं। साथ में समर सीजन में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, मतलब वाटर वेपर कम होते हैं, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि वाटर की इवेपोरेशन का रेट समर सीजन में ज़्यादा होता है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्लाउडी सीन जब होगा तो कपड़े लेट से सूखते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है। साथ में विंड स्पीड, हम ये देखते हैं कि जब अपन रेनी सीजन्स में सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी होती है तो हम कपड़ों को सुखाने के लिए विंड का यूज़ करते हैं। हम पंखे के नीचे रख देते हैं, कूलर के सामने रख देते हैं, या कुछ भी करके अपन क्या करते हैं, कपड़े सुखाने की कोशिश करते हैं। तो जब जल्दी हवा आने लगती है या हायर अमाउंट का विंड स्पीड आता है तो भी हमारा इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, तो हाई हो जाता है। ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर क्लॉथ्स को हम इस पैटर्न में सराउंडिंग में सुखाएंगे और इस पैटर्न में, तो यहाँ हाई सरफेस एरिया है, यहाँ इससे जो वाटर्स हैं वो जल्दी इवेपोरेट होंगे एज कंपेयर टू लो सरफेस एरिया। यहाँ अपन देखेंगे कि जब टेम्परेचर T1 ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे, जिससे जल्दी एक दूसरे से क्या करेंगे बेटा, कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो सारे वाटर के ड्रॉपलेट या वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। देखो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ एक है, कौन, टेम्परेचर, द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो जल्दी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाएंगे, और तोड़ पाएंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। सेम थिंग यहाँ पे तुम देखोगे सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में भी वाटर साइकिल्स चलते रहता है। टेम्परेचर जब अपन ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन हो जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आ जाता है। यहाँ पे विंड स्पीड का बात है, विंड स्पीड ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, विंड स्पीड कम है तो वाटर के ड्रॉपलेट देखो ज़्यादा है। विंड स्पीड अगर कम होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट कम होगा। विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस बारे में अपन डिस्कस किए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि इवेपोरेशन होता है तो वो कूलिंग देता है सराउंडिंग को। ऐसा क्यों होता है, तो होता क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं किसके, लिक्विड के, वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं। कहाँ से, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से क्या ले लेते हैं बेटा, हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल,
जब वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं तो इन पार्टिकल्स को मिलता है काइनेटिक एनर्जी। क्या मिलता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड कोलाइड विद ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे से कोलिजन करना स्टार्ट करते हैं। जब वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो उन्हें मिलती है काइनेटिक एनर्जी। क्या मिलती है? काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन्हें वो ओवरकम कर लेते हैं। ओवरकम करने के बाद क्या होता है? तो एस्केप आउट इनटू गैस या वाटर वेपर। वो जब ओवरकम कर लेते हैं तो वो निकल लेते हैं किस फॉर्म में? वाटर वेपर या गैस के फॉर्म में। और धीरे धीरे लिक्विड का लेवल कम हो जाता है। तो डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड कॉज कूलिंग। वो हायर काइनेटिक एनर्जी लेके क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो रेस्ट ऑफ डाटा या सराउंडिंग से जो एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्व किए हैं, तो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद सराउंडिंग का हीट कम हो जाएगा। सराउंडिंग का हीट कम होने से वो कूलिंग कॉज करेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में काफ़ी कचरा पड़ा है, तुम एक वैक्यूम क्लीनर लगाए। वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा? सारा कचरा को अपने अंदर ले लेगा। तो तुम देखोगे कि सराउंडिंग से कचरा वैक्यूम क्लीनर के अंदर आ रहा है तो सारे डस्ट रूम का क्लियर हो जाएगा। तो सराउंडिंग से हीट कौन ले रहा है? लिक्विड ले रहा है। किस लिए? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी गेन करके वो लिक्विड किस में? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट कहाँ से लिया? सराउंडिंग से। और सराउंडिंग में जो हीट हमको गर्मी दे रहा था, अगर वो हीट ही निकल जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा? कूलिंग। कूलिंग कॉज करेगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि कैसे करता है, इसके बारे में अगर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं तो तुम नोट्स बना लेना। वी लर्नड अबोव दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन ओनली द लिक्विड पार्टिकल हैविंग high kinetic energy leave the surface of the liquid and get converted into vapor. As a result, the kinetic energy of the remaining particle of the liquid decreases and hence the temperature falls. Thus, evaporation cause cooling. साथ में if we place some water in an evaporation in an open vessel, it keeps on evaporating. For evaporation to occur, heat energy is taken from the water. The particles of water in turn absorbs energy from the surrounding. हम surrounding से energy लेते हैं to regain energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन के लिए और एनर्जी लेने के लिए सराउंडिंग से हीट लेने लगते हैं। इसीलिए तालाब के किनारे गर्मी के महीनों में हमको ठंडा लगता है, क्योंकि तालाब में क्या होता है? इवेपोरेशन। वो सराउंडिंग से क्या करेगा? हीट ले लेगा। जब हीट ले लेगा तो सराउंडिंग में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो डाउन हो जाएगा, वहाँ ठंडा लगने लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कैसे? कि वो सराउंडिंग से एनर्जी ले लेता है। क्या कर लेता है? एनर्जी ले लेता है। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि गर्ल्स एक फेमस साइंटिफिक काम करते हैं, नेल्स में अपने एसीटोन लगाते हैं। एसीटोन। अब गर्ल्स को ये नहीं पता कि एसीटोन क्या होता है। थिनर। अपन जब इसमें थिनर अप्लाई करते हैं तो वो ठंडा लगने लगता है, हमें थोड़ा सा कोल्ड सेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि थिनर या एसीटोन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, वो बहुत कम टेम्परेचर पे बॉईल होने लगता है। तो क्या करता है? वो सराउंडिंग से थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो वो बॉईल कर जाएगा, वो उड़ जाएगा और सराउंडिंग के थोड़े टेम्परेचर को भी ले लेगा। मतलब यहाँ पे जितना टेम्परेचर है यहाँ पे, उस टेम्परेचर को वो ले लेगा तो यहाँ क्या लगेगा? ठंडा ठंडा लगेगा। इसीलिए ये ठंडा लगता है जब अपन थिनर अप्लाई करते हैं। हम देखना गर्मी के महीनों में रूफ टॉप पे पानी का छिड़काव करते हैं।
ऐसा इसीलिए जब अपन उसमें पानी डालेंगे बेटा तो रूफ वैसे भी गर्म रहता है ड्यू टू द हायर अमाउंट ऑफ सनलाइट। जब गर्म रहेगा तो हम उसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ के टेम्परेचर को गेन करके पानी का पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा और वो धीरे से क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर था वो क्या हो गया, कौन लिया, पानी ले लिया। तो यहाँ का सारा टेम्परेचर पानी ले लिया और इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ टेम्परेचर नहीं बचा। और टेम्परेचर नहीं बचा तो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट इजीली, द रिजल्ट इन इवेपोरेशन एज इट इज एक्सपोज्ड टू एयर लिफ्ट्स आवर बॉडी कूलर। हम क्या करते हैं कि कॉटन के क्लॉथ्स वियर करते हैं समर सीजन में। क्यों, क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स जो होते हैं वो स्वेटिंग को, हमसे जो स्वेटिंग होती है उसे इजीली एब्जॉर्व कर पाते हैं, जिससे हमें कूलिंग कॉज होता है, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी बहुत ठंडी लगती है। अब ऐसे फ्रिज टाइप का, एसी टाइप का तो ठंडा नहीं लगेगा भाई। तुम बोलोगे कि सर हम कॉटन क्लॉथ पहन के घूम रहे थे कल, हैं, हमको तो ठंडा नहीं लगा। तो भाई ऐसे ठंडा नहीं लगेगा कि ये वाला मामला नहीं होगा। बट एज कम्पेयर टू डिफरेंट क्लॉथ्स, अगर हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनेंगे थोड़े ज़्यादा बेटर हमें फील होगा। हम देखेंगे कि डॉक्टर जब माइनर सर्जरीज करते हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे सर्जरी करते हैं, तो स्किन पे एक अमाउंट का सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 10 स्प्रे। 10 स्प्रे में क्या होता है, तो 10 स्प्रे भी वो एसीटोन टाइप का केमिकल कंपाउंड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी कम अमाउंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है, एकदम स्लाइटली टेम्परेचर पाके वो बॉईल हो जाता है। जब सराउंडिंग से यहीं का टेम्परेचर को वो लेके उड़ जाता है तो यहाँ पे हमको लगता है ठंडा, और जब हमको ठंडा लगने लगता है तो यहाँ पे जब वो सर्जन सर्जरी करता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जलन महसूस नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सेम थिंग जब अपन कहीं पे जल गए रहते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमको सजेस्ट किया जाता है कि आइस क्यूब को रब किया जाए। आइस क्यूब को रब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर वैसे भी राइज है, तो टेम्परेचर राइज है, वहाँ का टेम्परेचर डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रबिंग आइस क्यूब। ठंडे आइस क्यूब से रब करेंगे तो वहाँ की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ का पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन हो जाएगा तो जो हमारा बर्निंग सेंसेशन जो हम फील कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डे टू डे लाइफ में हर जगह साइंस है बेटा, हर एक कंडीशन तुम बस समझने की कोशिश करो। ये लेक्चर अगर तुम आज देख पा रहे होगे कंप्लीट लेक्चर, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि कहाँ कहाँ हम किस किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं साइंस को। हर एक फेनोमेना जो तुम डेली लाइफ में करते हो, चाहे तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, भले रीज़न ना पता हो, बट उसके पीछे एक सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक रीज़न है जो तुम्हें नहीं पता। सब कुछ फिक्स्ड है, मालूम। जैसे कि वो एक फेमस मूवी का डायलॉग है, वैसे वो मूवी के बारे में किसी को नहीं पता, बट वो बड़ा तगड़ा डायलॉग है, समझ रहे हो। मैं उसे अगर बोलने की कोशिश करूं तो उसमें बोलते हैं कि सब कुछ तय है, यहाँ पे सब कुछ तय था। सीता के हरण से लेके लंका के दहन तक, द्रौपदी के तिरस्कार से लेके कौरवों की हाल तक, सब कुछ तो तय था। ऊपर वाले ने हमारे लिए सब कुछ तय करके छोड़ा है। हमारे हिस्से का बादल हमारे हिस्से में बरसेगा, हमारे हिस्से का सूरज हमारे हिस्से की रोशनी देगा, हमारे हिस्से का सिक्का हमारे हक में बोलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ के लोगों को यही नहीं पता कि हमारा बादल, हमारा सूरज, हमारा सिक्का कहाँ है। इसीलिए बोलता हूँ कि हवा का रुख मोड़ते चलो, मुट्ठी में रोशनी बटोरते चलो, अपना सिक्का उछालते चलो, बिना रुके बिना थके, क्योंकि सब कुछ तय है। तो बड़ा ही प्यारा लाइन है ये, सब कुछ तय है। तो जैसे कि हमारे बारे में सब तय है, हमारा जन्म तय है, हमारा मृत्यु तय है, जिंदगी तय है, मौत तय है, सब कुछ। तो हमें ये कंसिडर करके चलना चाहिए कि
एफर्ट बार बार डालते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा हमारा आसमान हमारे हाथ लग जाए, या हमारा सूरज किसी दिन हमारा हाथ लग जाए, या हमारा सिक्का हमारे हाथ लग जाए, जो सिर्फ हमारे लिए बना है, जिसके लिए हम बने हैं। तो टॉपिक पे अगर मैं आगे आऊं तो यहाँ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में हमको क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, जबकि दोनों फेनोमेना बच्चों को सेम लगते हैं। बॉइलिंग में भी वाटर क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेशन में भी। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखते हैं। बॉइलिंग ऑकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट इवेपोरेशन के लिए इस बात की नेसेसिटी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस में ही इवेपोरेशन होगा। वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन शो कर सकता है। बॉइलिंग एक क्विक प्रोसेस है। क्विक प्रोसेस इसीलिए बेटा क्योंकि बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है और हायर टेम्परेचर पे होता है। हायर टेम्परेचर पे होता है तो वहाँ हम देखेंगे कि लिक्विड को हायर अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो वो जल्दी से हो जाता है। जबकि ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर में होता है। तो लो टेम्परेचर में जब इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स को स्लो अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी मिलती है। स्लो अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो स्लोली क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं, और स्लो ओवरकम करने के कारण उनमें क्या होता है, तो वो स्लो प्रोसेस होता है। टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। बॉइलिंग जो होता है वो लिक्विड के हर जगह पे होता है, क्योंकि उतना सफिशिएंट अमाउंट का क्या होता है बेटा, इसमें टेम्परेचर होता है। जबकि इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, वो सिर्फ लिक्विड के अंदर तक नहीं जा पाता, क्योंकि सराउंडिंग में इतना ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ी है बेटा कि वो पूरे वाटर के हर एक पार्टिकल्स तक जा पाए। वो वाटर के अपर सरफेस को ही इतना काइनेटिक एनर्जी दे पाता है कि वो इन द फॉर्म ऑफ गैस या वाटर वेपर कन्वर्ट हो चुके हैं। बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होते हैं, जबकि इवेपोरेशन में तुम देखोगे जब तालाब में इवेपोरेशन या किसी एक ओपन वेसल में इवेपोरेशन अपने आप होते रहता है तो वहाँ कोई बबल्स फॉर्म नहीं होते, जबकि बॉइलिंग में होते हैं। बॉइलिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज भी हो सकता है, कभी टेम्परेचर राइज करेगा, कभी टेम्परेचर, क्योंकि ये सराउंडिंग से टेम्परेचर लेता है ना। और इसमें थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय एनर्जी सोर्स, इसमें थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग। तो इवेपोरेशन एक नेचुरल फेनोमेना है, जबकि हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग एक मैन मेड या हम जिसे ऑकर करवाते हैं ऐसा फेनोमेना है क्या, बॉइलिंग। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर था मैटर इन अवर सराउंडिंग। तुम क्या करोगे बेटा, जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर नहीं देखा है सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो, जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, एक अच्छी लेवल का नॉलेज मिलेगा। अल्टीमेटली तुम अपने लाइफ में इसी बात से सर्वाइव करोगी कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है और तुम्हारे नॉलेज में बाकियों से कितना डिफरेंस है। तो इस बात को हमेशा से मेंटेन करो कि तुम ऐसा क्या रखे हो अपने पास जो दूसरों के पास नहीं है, समझ रहे हो, यही तुमको दूसरों से अलग करेगा। तो उस बात को समझो। आज का ये लेक्चर और ये चैप्टर भी खत्म हुआ। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।